सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। आज अपन विसर्ग संधि का एक नया पेज लेकर के आए हैं। उसका नाम है सत्व संधि। इससे पहले उत्तु संधि और लोग दीर्घ संधि अपन ने पढ़ ली थी। आज सत्व संधि के बारे में पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा में कहा गया है, यदि विसर्ग के बाद में अब यहाँ पर अपन ने जो पहले उत्तु संधि पढ़ी थी उसमें विसर्ग के पहले वाला वर्ण भी देखा था और बाद वाला वर्ण भी देखा था। यहाँ पर सिर्फ बाद वाला वर्ण ही देखते हैं, पहले वाले वर्ण का कोई विशेष महत्व यहाँ पर नहीं है। यदि विसर्ग के बाद में वर्ग का एक और दो, यहाँ पर देखो जब अपन ने उत्तु संधि पढ़ी थी तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण लिया था, तो वहां तो उत्तु संधि में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो आ ही गया। अब बचा कौन सा, पहला और दूसरा। अगर यहाँ पर भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता तो फिर वो नियम टकरा जाते और फिर आप सत्व संधि करते या उत्तु संधि करते, इसमें कंफ्यूज होते। इसलिए यहाँ पर पहला दूसरा वर्ण आएगा। अगर पहला दूसरा वर्ण आ रहा है तो फिर सत्व संधि होगी विसर्ग के बाद में। अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है तो फिर उत्तु संधि होगी। और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण देखने के बाद में विसर्ग के पहले भी देखना पड़ता है। वहां पर विसर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा श, स, श और स, ये तीनों वर्ण, पहला दूसरा वर्ण और श, स, ये आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। देखो अपन सत्व संधि पढ़ रहे हैं, वहां पर जब उत्तु संधि पढ़ी थी तो आदेश क्या था, र लोप दीर्घ संधि पढ़ी थी तो र का लोप और फिर इसके जस्ट आगे वाला जो वर्ण था, जो आगे वाला स्वर था अ, ई और उ, इसका दीर्घ किया था। अब यहाँ पर सत्व संधि पढ़ रहे हैं तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश करेंगे, स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स है और यहाँ पर भी स है। विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। ये तो हुआ अपना नियम नंबर 1। इसके बाद में नियम नंबर 2 भी पढ़ेंगे। इसे परिभाषा को नोट कर लो, फिर लाइन के माध्यम से समझ करके फिर उदाहरण देखते हैं। अब परिभाषा में बताया गया था अपन को कि विसर्ग के बाद में पहला और दूसरा, विसर्ग पहले आएगी फिर उसके बाद में प्लस आ जाएगा, फिर पहला और दूसरा वर्ण आ गए। यहाँ पर श, ये स, श और स, संस्कृत में इन तीनों स का क्रम यही रहता है। अगर विसर्ग के बाद में पहला दूसरा श, स आ जाए तो फिर विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगी, स में। अब यहाँ तक समझने के बाद में अपन उदाहरण देखते हैं। पहला है विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता। अब यहाँ पर देखो विष्णु का विसर्ग आया हुआ तो निश्चित रूप से विसर्ग संधि होगी, इसमें व्यंजन और स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि विसर्ग है। विसर्ग संधि होने पर अब यहाँ पर देखो आप त्र, अब जो त्र है ये प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पर त्र है, ये तो विसर्ग और इसके बाद में ये त्र है। तो जब अपन व्यंजन संधि पढ़ रहे थे तो ये त्र का निर्माण किया था अपन ने दो वर्णों से, दो व्यंजनों से त्र का निर्माण किया था। इसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ये दो वर्णों को मिला करके बनते हैं ऐसे वर्ण। ऐसे 4 वर्ण होते हैं जो हिंदी में श, त्र, गे इस प्रकार से आते हैं। अब यहाँ पर देखो इस त्र को बनाने के लिए 2 वर्ण लगे। पहला वर्ण तो है त
जो कि हलंत में आएगा, उसके बाद में र जो पूरा आएगा। इस तरह को बनाने के लिए दो वर्ण आते हैं, पहला त और दूसरा र। इस र को भी हलंत में कर देते हैं, फिर इसमें त्र में जिसकी मात्रा लगी हुई होती है वो स्वर आ जाता है। अब यहाँ पर त्रा है तो आ की मात्रा लगी हुई है, तो इस प्रकार से इस तरह का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर देखो विसर्ग के बाद में जस्ट प्रथम वर्ण कौन सा है? त है। यहाँ पर विशेष बात का ध्यान रखो कि विष्णु त्राता। तो अब यहाँ पर देखो विसर्ग के बाद में जो प्रथम वर्ण है, इस तरह को तोड़ दिया अपन ने, जिन वर्णों से त्र बना था उन वर्णों को तोड़ दिया, पद विश्लेषण कर दिया त्र का। तो अब देखो विसर्ग के बाद में त है, वर्ग का कौन सा वर्ण है? प्रथम। त वर्ग का प्रथम वर्ण त है। तो अब यहाँ पर देखो ये त आने की स्थिति में, विसर्ग के बाद त आने की स्थिति में विसर्ग का क्या बन जाएगा? ये विसर्ग का स बन जाएगा। अब जब विसर्ग का स बन गया, देखो आप विष्णु विसर्ग का स हो ही गया, पीछे क्या है? त्राता। मिला करके देखो आप, बनेगा विष्णु। आगे सब इस प्रकार से लिखते हैं, ये इसे नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है निह प्लस छल, इसे बना करके देखते हैं। ये विसर्ग आ गया पीछे। अब यहाँ पर देखो आप वर्ग का दूसरा वर्ण है, च वर्ग का दूसरा वर्ण, इसे हलंत कर देते हैं ताकि यह पीछे निकल जाए। ये आधा वर्ण वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो जैसे ही वर्ग का दूसरा वर्ण आया विसर्ग के बाद में, तो फिर ये विसर्ग स में बदल गया। अब देखो आप, आगे नी है, पीछे स है और इसके पीछे भी क्या है? छल। तो अब यहाँ पर एक और संधि पढ़ते हैं अपन, जो कि इसी में ही हो रही है। अब यहाँ पर देखो निस, ये बन गया निस प्लस छल, ये हो गया विसर्ग की जगह से आप बन गया तो निस प्लस छल। तो अब यहाँ पर एक संधि पढ़ी थी अपन ने, सचुत्तु संधि, व्यंजन संधि में सचुत्तु संधि। तो उसका नियम कहता था कि त और स वर्ग के बाद, त और स, त वर्ग और स के बाद में या पहले, या तो बाद में आ जाए या पहले आ जाए। यहाँ पर बाद में आ रहा है तो बाद वाला नियम देख लेते हैं। त और स वर्ग, त वर्ग और स, इसके बाद में अगर च वर्ग और श ये आ जाता है तो फिर ये स और त वर्ग किसमें बदल जाएंगे? श च वर्ग में बदल जाएंगे। ये नियम देखा था अपन ने। अब देखो यहाँ पर गौर करके देखो कि यहाँ पर ये नियम लग रहा है, ये सचुत्तु संधि भी हो रही है यहाँ पर साथ में। देखो स आ रहा है, ये स आ गए। अब इसके बाद में च वर्ग या श में से कोई एक वर्ण आ जाए, तो अब देखो च वर्ग का दूसरा वर्ण है ये छ, किसका? च वर्ग का, ये च वर्ग। नियम लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? अब सचुत्तु संधि हो जाएगी। भाई विसर्ग संधि तो है सही, विसर्ग तो न्यास है, उदाहरण भी विसर्ग संधि का है, लेकिन बनाते वक्त, पद बनाते वक्त यहाँ पर जितनी संधियां लग रही है, जो जो नियम लग रहा है उसे देखते हुए बनाएंगे। तो यहाँ तक तो विसर्ग संधि थी। अब इसके बाद में सचुत्तु संधि का नियम लग गया। पहले भी पढ़ा है पढ़ने, एक साथ दो संधियां, तीन संधियां भी पढ़ी है। उत्तु संधि में देखो आप, पहले गुण हो जाएगा, फिर उसके बाद में पररूप हो जाता है, फिर वो बन करके ओ में बदलता है, पररूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी देख लो सचुत्तु संधि लग रही है। अब देखो बना करके देखो आप, ये श किसमें बदल जाएगा? अब अगर श आता है, ये स आता है तो वो श में बदलेगा। त वर्ग आता है तो फिर वो च वर्ग में बदलेगा। त वर्ग के जिस क्रमांक पे जो अक्षर है, या तो जैसे त वर्ग का दूसरा वर्ण है तो फिर वो च वर्ग का दूसरे वर्ण में ही बदलेगा, वो अपने ही वर्ग में चेंज होते हैं। तो ये स श में बदल गया। आगे नी है,
स श में बदल गया, पीछे छल है तो बना करके देखो आप निश्चल, ये रूप अपने पास बनता है। तो अब यहाँ पर देखो आप, ये तो समझाने के हिसाब से था, जो ये वाला नियम है, अब यहाँ पर इसके पीछे कोष्टक में लिख लेना आप समझने की दृष्टि से, सचुत्व संधि। भाई जैसे आप लिखोगे ना सचुत्व संधि, तो आपको उदाहरण में पता चल जाएगी कि अब यहाँ पर सचुत्व संधि का नियम लग रहा है। इसे नोट करो, फिर अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण है हरि प्लस टेक थे। अब देखो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ट आया हुआ है। अब देखो ट वर्ग का प्रथम वर्ण है ये, ट वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण आया है विसर्ग के बाद में, तो निश्चित रूप से सत्व संधि होगी। सत्व संधि होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, स बन गया हलंत वाला। आगे क्या है, हरि, मिला करके देख लो, हरीश प्लस टीकते, ये बन गया। अब जैसे अपन ने वहां पर सचुत्व संधि की थी, वैसे ही यहाँ पर इष्टुत्व संधि भी हो रही है, ये वाली। नियम देखो आप, स या त वर्ग के बाद में अगर श या ट वर्ग आ जाता है, स या त वर्ग के बाद में अगर श या त वर्ग आ जाता है, तो फिर स त वर्ग किस में बदल जाता है, श या ट वर्ग में बदल जाता है। अगर स आया है तो श में बदल जाएगा, त वर्ग आया है तो ट वर्ग में बदल जाएगा, जैसा दोनों के स्थान पर है। अब देखो यहाँ पर श है, पीछे ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो नियम टकरा गया, नियम लागू हो जाता है यहाँ पर इष्टुत्व संधि का। अब देखो ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये सकार किसमें, कौन से सकार में बदल जाएगा, इस वाले शकार में, मूर्धन्य शकार। देखो श बदल गया, हरि आगे है, स की जगह श हो गया, प्लस ठीक है, क्योंकि पीछे वाले वर्ण की जगह कोई वर्ण नहीं आया। मिलाकर के देखो, हरीश ठीक थे, इस प्रकार से बनेगा। समझने की दृष्टि से यहाँ पर आप इस वाले नियम के यहाँ पर इष्टुत्व संधि कर लेना, इसे भी नोट कर लो। अब आपको प्रैक्टिस के लिए ये 3 उदाहरण दिए हैं मैंने, इन्हें उसी प्रकार से बनाना, पहले संधि पद बनाना, फिर उसके बाद संधि का नाम लिखना, बना करके देखना। अगर समझने में नहीं आए तो फिर बता देना मेरे को, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। अब अपन ने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तो पढ़ ही लिया, अब उसके बाद में स, श और स इसको भी पढ़ लेते हैं। तो अब इनके लिए कुछ विशेष नियम है, जो कि अपन नियम नंबर 2 में पढ़ेंगे, इसी संधि के नियम नंबर 2 में। वो नियम नंबर 1 था, वर्ग का पहला और दूसरा। समझने की दृष्टि से मैंने वहां पर लिखा दिया आपको श स श। अब उन श श स को पढ़ते हैं, उनके कुछ उदाहरण भी देखते हैं, उनसे संबंधित कुछ विशेष नियम को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकल्प से संधि होगी, यानी विकल्प का मतलब है एक बार होगी भी सही और नहीं होगी। ठीक है, देखो विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में श स स आ जाए तो विसर्ग का श विकल्प से होता है, विकल्प से होता है, मतलब विसर्ग का श विकल्प से होगा। तो अब देखो यहाँ पर विकल्प का मतलब है श बनेगा भी सही और नहीं बनेगा भी सही, दोनों शुद्ध है। यानी अब देखो आप, ये विसर्ग के बाद में अगर ये श स और स,
ये तीनों वर्ण में से कोई एक वर्ण आ गया। भाई वर्ग का पहला दूसरा आएगा तो निश्चित रूप से स बनेगा। ये बात आप ध्यान रखो कि वर्ग का अगर पहला दूसरा वर्ण आ रहा है तो फिर विसर्ग के स्थान पर स निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन श स आ जाने पर विसर्ग का स भी बन जाता है और विसर्ग की जगह विसर्ग भी रहता है, यानी विकल्प से शकार बनेगा। निश्चित रूप से फिर विसर्ग तो रहेगी सही, लेकिन आप स भी बना सकते हो, दोनों ही सही है। इसी प्रकार से नोट कर लो। पहला उदाहरण है हरि प्लस सेते, दूसरा उदाहरण है नेह प्लस संदेह। तो बना करके देखते हैं। हरि, इसके बाद विसर्ग है, पीछे शकार आया हुआ है। देखो विसर्ग के बाद में शकार आया है, यहाँ पर विसर्ग है, पीछे शकार है। अब देखो नियम नंबर 2 को यहाँ पर लागू करते हैं। भाई नियम नंबर पहला तो लागू होगा ही होगा, क्योंकि शकार आया है तो शकार जैसे ही आया वैसे ये विसर्ग का श बनेगा नियम नंबर 1 की दृष्टि से। लेकिन नियम नंबर 2 में मैंने लिखा है आप लोगों को कि आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना, विकल्प से बनेगा। विकल्प का मतलब है कि विसर्ग भी सही है और शकार भी सही है, तो दोनों ही बना करके देख लेते हैं। ये देखो विसर्ग के स्थान पर अगर अपन श बनाते हैं तो रूप क्या बनेगा अपना। आगे देखो हरि प्लस श प्लस शेते, श है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो आप वैसे ही जैसे अपन ने पहले वाले उदाहरण में सचुत्तु संधि पढ़ी थी बीच उदाहरण में, वैसे ही यहाँ पर फिर से सचुत्तु संधि पढ़ते हैं, क्योंकि सचुत्तु संधि का नियम बना हुआ है। स है, इस स के बाद में स आ गया। स या त वर्ग के बाद में श या च वर्ग आ जाने पर स या त वर्ग का स च वर्ग में बदल जाता है। ये नियम था, पहले समझा ही दिया मैंने। तो इस स के स्थान पर श आदेश हो जाएगा। आदेश होते ही आप देखो हरि है आगे, पहले इस वाले श की जगह ये वाला हो गया, पीछे शेते, मिला करके देखो आप, बनेगा हरि शेते। हरीश शेते, ये रूप बनता है अपने पास। यहाँ पर आप जैसे ही संधि बना रहे हो तो फिर जैसे आप डायरेक्ट भी याद करते हो हरि प्लस शेते बराबर हरीश शेते रट लेते हो, मगर आदेश तो क्या हो रहता है, ये सकार हो रहता है। सत्तु संधि में तो क्या होता है ये, मगर ये श किस कहाँ से आया ये अपन इसे खोल करके देखते हैं तभी पता चलता है। तो ऐसा कैसा ही उतारो आप। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां पर देखो विसर्ग के बाद में श आया हुआ है, निश्चित रूप से सत्तु संधि है, क्योंकि श स में से कोई एक वर्ण मिला हुआ। तो विसर्ग के स्थान पर ये श आ गया, विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया, स आदेश हो गया। अब देखो आगे नी है, पीछे संदेह, कोई दूसरी संधि का नियम नहीं टकरा रहा अपने यहाँ पर, क्योंकि श के बाद में सकार है। अगर दूसरा शकार होता तो फिर नियम संधि होती, अगर ये वाला श आ जाता तो फिर इष्टुतु संधि होती, और ये वाला स आ जाता तो फिर वहां पर सचुतु संधि होती। लेकिन यहाँ पर तो सेम वर्ण है, इसलिए यहाँ पर कोई दूसरी संधि नहीं हो रही, मिला करके देख लेते हैं नि संदेह। ये संधि तो बनी ही सही। अगर अपन विसर्ग की जगह श आदेश नहीं करते हैं, उसमें मैंने पहले वाले वर्ड उसमें नहीं बताया, भूलवश नहीं बताया, यहाँ पर समझ लेते हैं उस बात को विकल्प से। ये देखो विसर्ग के स्थान पर अगर अपन श आदेश नहीं करते हैं तो विसर्ग जैसी की जैसी रहेगी, विसर्ग जैसी की जैसी रहेगी तो फिर अपना रूप बनेगा नेह
संदेह, क्योंकि विकल्प से है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अगर शकार आदेश करते हैं तो फिर ये रूप बनेगा, अगर नहीं करते हैं तो फिर ये बनेगा। दोनों ही सही है। वहां पर उसमें हरिष्यते में हरिष्यते इस प्रकार से लिखा था आपने, इस प्रकार से हरिष्यते लिखा था, उसमें भी इसी प्रकार से लिख लो। अगर शकार आदेश करते हैं तो ये वाला श बनेगा, शकार आदेश नहीं करते हैं तो विसर्ग की विसर्ग रहेगी और हरिष्यते इस प्रकार से बनेगी। दोनों ही नोट कर लो। और आप रामः प्लस षष्ठः, ये वाला उदाहरण आप सोल्व करना, जिसमें ही आपको समझने में आ जाएगा।